आज की ये कहानी है औरंगजेब और शिवाजी की। औरंगजेब को अंत तक चैन से नहीं बैठने दिया था। किसने? शिवाजी ने। और इन्हें आप लोग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। तो कल्पना कीजिए कि एक शख्स एक पूरे साम्राज्य को ना सिर्फ टक्कर दे रहा है बल्कि उस पर भारी भी पड़ रहा है। साम्राज्य भी ऐसा वैसा नहीं है, अपने समय का दुनिया का संभवतः सबसे बड़ा और ताकतवर साम्राज्य की बात हो रही है। मुगल काल की बात हो रही है। जीजाबाई और शाहजी राजे भोसले के बेटे शिवाजी राजे भोसले ने ताकतवर मुगल सम्राट के छठे सम्राट औरंगजेब के खिलाफ उस समय जबरदस्त मुहिम छेड़ी थी जब वो अपने वैभव की पराकाष्ठा पर था। शिवाजी ने वास्तव में एक ऐसे आंदोलन को हवा दी और जिसने मुगल साम्राज्य के पतन और बर्बादी के बीज बो दिए। और इस दौरान शिवाजी ने अपना स्वतंत्र राज्य बनाया और अपने आप को छत्रपति घोषित किया। जब 1630 में शिवाजी का जन्म हुआ तो भारत के पश्चिमी भाग में 3 इस्लामी सल्तनतें थीं। हम अहमदनगर की निजाम शाही, बीजापुर की आदिल शाही और गोलकोंडा की कुतुब शाही, ये तीनों तो आपस में लड़ते ही रहते थे। उत्तर से मुगल इन 3 सल्तनतों को अपने राज्य में मिलाने के लिए लगातार दबाव डाल रहे थे ताकि दक्षिणी भारत में उनका वर्चस्व हो जाए। मुश्किल अभियान थे शिवाजी की पहचान। तो अपने किशोरावस्था में ही बीजापुर के 4 पहाड़ी किलों पर कब्जा कर शिवाजी ने अपने विद्रोह की शुरुआत की थी। और उस जमाने में औरंगजेब अपनी प्रसिद्धि के शिखर पर थे। और कहते हैं ना कि टक्कर देना है तो उसे दीजिए जो सबसे ताकतवर है। उस समय आप देखते हैं कि औरंगजेब सबसे टक्कर था, क्या था? सबसे तरक्की पर था। उसी तरफ आप देखते हैं कि औरंगजेब के सामने कौन आता है? शिवाजी आते हैं। उस समय के मशहूर इतिहासकार रॉबर्ट ऑर्मे ने लिखा, सार्वजनिक रूप से औरंगजेब ने शिवाजी के लिए हर तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल किया, यहां तक कि उन्हें पहाड़ी चूहा तक कहा। लेकिन साथ ही उसने उभरते हुए विद्रोही को कुचलने के लिए अपने साम्राज्य की पूरी ताकत भी झोंक दी थी। वैभव पुरंदे शिवाजी की जीवनी शिवाजी इंडिया ग्रेट वॉरियर किंग में लिखते हैं, सैनिक नेता के रूप में शिवाजी की सबसे बड़ी विशेषता की थी कि जिस तरह वो साहसी और लगभग असंभव हमलों की योजना बना सकते थे, उसी तरह जरूरत पड़ने पर पीछे हटने पर भी उन्हें कोई परहेज नहीं था। शिवाजी के प्रतिद्वंदियों को जो चीज सबसे अधिक हैरत में डालती थी वो थी उनके साथियों अनुयायियों की उनके प्रति निष्ठा। उनके सबसे नजदीकी सहयोगी बाजी प्रभु देशपांडे ने सन 1660 में सिर्फ 300 सैनिकों के साथ बीजापुर के एक बड़े हमले का सामना किया ताकि शिवाजी वहां से एक सुरक्षित स्थान तक पहुंच सके। इस मुकाबले में बाजी प्रभु को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और वो मराठा इतिहास में किंवदंती बन गए थे। शिवाजी और अफजल खां की मुलाकात। शिवाजी की सेना में 10,000 घुड़सवार थे। बीजापुर दरबार के बड़े सिपह सलाहकार अजमल खां के साथ शिवाजी की कई कड़वी यादें जुड़ी थी। वो 1648 में उनके पिता शाहजी को बीडियों में जकड़कर बीजापुर ले गया था और 1654 में उनके बड़े भाई संभाजी की मौत में भी उसका हाथ था। जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, अफजल खान ने बीजापुर के दरबार में डींगे हाकी थी। शिवाजी कौन है? मैं उसको यहाँ जंजीरों से मैं बांध कर लाऊंगा और इसके लिए मुझे अपने घोड़े से नीचे तक नहीं उतरना पड़ेगा। दोनों के बीच कई संदेशों का आदान प्रदान हुआ। यह तय हुआ कि 10 नवंबर 1659 को दोनों की मुलाकात होगी। अफजल खां एक पालकी में अपने 2 या 3 सैनिकों के साथ आएगा। उसे अपने हथियार लाने की इजाजत होगी। शिवाजी को भी अपने साथ उतने ही सैनिक लाने दिए गए। मुलाकात से कुछ दिन पहले शिवाजी ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वो भेंट स्थल के पास जंगलों में चुपचाप घुस जाएं और सावधानी की मुद्रा में रहें। शिवाजी ने उनसे कहा कि अगर अफजल खां से उनकी बातचीत असफल हो जाती है तो वो बिगुल बजाने का आदेश देंगे। ये उन्हें इशारा होगा कि वो अफजल खां के सैनिकों पर टूट पड़े। परमानंद अपनी किताब शिव वारात में लिखते हैं कि उस दिन शिवाजी ने सफेद रंग का जामा पहना था और उनके मुकुट के नीचे एक लोहे की टोपी छिपी हुई थी और उनके पास एक तेज कटार विछवा भी थी और उनकी दाहिनी आस्तीन में छिपी हुई थी और उनके बाएं हाथ में बाघ नख छिपा हुआ था और उनके साथ उनके 2 विश्वस्त सैनिक जीवा महाला और सभाजी कावजी थे, क्योंकि जिससे मिलने जा रहे थे उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता था ना। और जब अफजल खां इस मुलाकात के लिए चला तो उनके साथ 1000 सैनिक चल रहे थे। लेकिन शिवाजी के दूत पंताजी पंत वो ने उससे जाकर कहा कि अगर शिवाजी इतने सारे सैनिकों को देखेंगे तो वो किले में वापस चले जाएंगे, दोनों की मुलाकात नहीं हो सकेगी। अफजल खां ने अपने सैनिकों को वहीं रोकने के लिए कहा और अपने साथ 10 हथियारबंद सैनिकों को लेकर शिवाजी से मिलने के लिए आगे बढ़ गया। शिवाजी ने अफजल खां को मारा। इस मुलाकात का विवरण देते हुए जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि अफजल खां ने शिवाजी को देखते ही उन्हें गले लगाने के लिए अपनी बाहें
आगे बढ़ाई। जैसे ही दोनों गले मिले, शिवाजी अचानक परेशान हो गए, क्योंकि अफजल खान ने अचानक उनके गले को अपनी बाहों में जकड़ लिया, कटार से उन पर हमला किया। हालांकि ये सब अचानक हुआ था, लेकिन शिवाजी ने बहुत तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए अफजल खान की कमर को जकड़ लिया और उसके पेट में अपना बाघ नख भोंक दिया। अपने दाहिने हाथ में उन्होंने अफजल पर अपने बिछुए से प्रहार किया। अफजल खान ने चिल्लाकर कहा, इसने मुझे पर हमला किया, इसे फौरन मार डालो। सबसे पहले अफजल की मदद के लिए उसका दूत कुलकर्णी आया। अगले ही क्षण अफजल के साथ आए 2 सैनिकों में से एक शहीद बंदा ने शिवाजी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन जीवा महाला ने उसे मार दिया। कुछ लोगों का कहना है कि शिवाजी ने अपनी तलवार से अफजल खां का सिर कलम कर दिया, लेकिन कुछ दूसरे लोगों का कहना है कि घायल अफजल के अंगरक्षकों ने उसे एक पालकी पर बैठाया। शिवाजी के सैनिकों ने उसका पीछा किया। पहले उन्होंने पालकी उठाने वालों के पैर काटे, फिर उसमें सवार अफजल खां को मार दिया। और इस पूरी घटना से अफजल के साथ आए सैनिक भौचक्के रह गए और इस हमले में अफजल खां का भतीजा रहीम खां भी मारा गया। तभी शिवाजी के साथियों ने बिगुल बजा दिया। जंगलों में छिपे शिवाजी के सैनिक बाहर निकल आए और आदिलशाही सैनिकों ने भागने की कोशिश की। कुछ ने मुकाबला भी किया, लेकिन उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। इस हमले में कुल 3000 सैनिक मारे गए थे। शाइस्ता खां के सैन्य कक्ष पर शिवाजी का हमला। जब से औरंगजेब मुगल सम्राट बने थे, तो शिवाजी उनकी राह में कांटा बन गए थे। उन्होंने सबसे पहले 1657 में सीधे औरंगजेब का विरोध किया, जब वो शाहजहां के दक्षिण अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। तब औरंगजेब के बीच में ही अपना दक्षिण अभियान छोड़ मध्य भारत के लिए रवाना हो गए थे, ताकि वो मुगल ताज की लड़ाई लड़ सकें। शिवाजी छापामार लड़ाई में बड़ी मुगल सेना से कहीं अधिक पारंगत थे और अप्रैल 1663 में उन्होंने पुणे में औरंगजेब के मामा शाइस्ता खां के घर रात में घुसकर उनकी कई पत्नियों और बेटों की हत्या कर दी। शाइस्ता खां को औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपना वायसराय नियुक्त किया था। वो पुणे में लाल महल में रह रहा था, जहां शिवाजी ने अपना बचपन बिताया था। कृष्णाजी आनंद सभासद शिवाजी की जीवनी में लिखते हैं कि वो रमजान का छठा दिन था। शाइस्ता खां के खान सामे रोजा अफ्तार करने के बाद सोने जा चुके थे। कुछ खान सामे जागकर सुबह की सहरी तैयार कर रहे थे। शिवाजी उनके साथियों ने बिना शोर मचाए उन खान सामों को मौत के घाट उतार दिया। जब शिवाजी शाइस्ता खां के सैन्य कक्ष में पहुंचे तो वहां मौजूद महिलाओं ने शोर मचा दिया। इससे पहले कि शाइस्ता खां का हाथ अपने हथियार के पास जाता, शिवाजी ने तलवार के एक बार से उसका एक अंगूठा काट दिया। औरंगजेब ने नाराज होकर शाइस्ता खां का तबादला किया। तभी महिलाओं ने कमरे में जल रहे लैंप बुझा दिए। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि अंधेरे में 2 मराठा सैनिक पानी की एक टंकी से टकराए और उसी अफरा तफरी में शाइस्ता खां की गुलाम औरतों ने उसे एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। शाइस्ता की मदद के लिए सबसे पहले उसका लड़का अबुल फतह खां सामने आया। उसने 2 या 3 मराठा सैनिकों की जान से मार दिया, लेकिन उसके बाद मराठा सैनिकों ने उसको मार दिया। इससे पहले कि शाइस्ता खां के सैनिक समझ पाते माजरा क्या है, शिवाजी ने तुरंत वो जगह छोड़ दी। इस पूरे अभियान में सिर्फ 6 मराठा सैनिक मारे गए थे, जबकि 40 सैनिक घायल हुए थे। जबकि उन्होंने शाइस्ता खां के बेटे और उसके 40 सहायकों, 6 पत्नियों, गुलाम औरतों को मारा, खुद शाइस्ता खां को घायल कर दिया। इस घटना के बाद शिवाजी की ख्याति पूरे इलाके में फैल गई। जब औरंगजेब को इसकी खबर मिली तो उसने इसके लिए शाइस्ता खां की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। वो शाइस्ता खां से इतना नाराज हुआ कि उसने उसका तबादला बंगाल कर दिया। शिवाजी आगरा में औरंगजेब की कैद से भागे। जयसिंह के बार बार अनुरोध करने पर शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा जाने के लिए तैयार हो गए। औरंगजेब के दरबार में शिवाजी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। जब शिवाजी ने चिल्लाकर इसका विरोध किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन कुछ दिन बाद शिवाजी अपने बेटे संभाजी के साथ वहां से निकल भागने में सफल हो गए। ऑड्री ट्रस्के औरंगजेब की जीवनी औरंगजेब द मैन एंड द मिथ में लिखती हैं, इस बात की बहुत संभावना है कि शिवाजी उन सैनिकों को रिश्वत देकर निकलने में सफल रहे जिनको उनकी निगरानी के लिए लगाया गया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वो उन बड़ी टोकरों में बैठकर निकल भागे जिनमें ब्राह्मणों के लिए दान का सामान भिजवाया जा रहा था। इसके बाद उन्होंने साधु का वेश बनाया और पैदल चलते हुए वापस अपने राज्य पहुंच गए। शिवाजी ने नौसैनिक बेड़ा बनाया। तो शिवाजी की एक बड़ी उपलब्धि थी अपना नौसैनिक बेड़ा बनाना। अपने समकालीन लोगों में वो अकेले राजा थे जिन्होंने समुद्री सेना की महत्ता को पहचाना और इस बारे में अपनी राजनीतिक और रणनीतिक दृष्टि को जग जाहिर किया था। सभी विदेशी समुद्री शक्तियां पुर्तगाल, डच, ब्रिटिश और फ्रेंच उनके साथ अपनी सामुद्रिक जानकारी बांटना नहीं चाहते थे। लेकिन इसके बावजूद शिवाजी अपनी नौसेना स्थापित करने में सफल रहे, जो उस जमाने के लिए एक बड़ी बात थी। 16 वर्ष की आयु में जब शिवाजी ने अपने पिता की जागीर के प्रशासक के रूप में आदेश जारी करना शुरू किया तो उन्होंने जो भाषा चुनी वो संस्कृत थी और उनकी मोहर भी संस्कृत में होती थी।
ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था, क्योंकि इससे पहले उनके पिता शाहजी, माता जीजाबाई और उनके एजेंट दादोजी और यहां तक कि मुस्लिम राज्यों के हिंदू प्रमुख जैसे प्रतापरुद्र, कपाया नायका, सभी की मुहरें फारसी में हुआ करती थी और वो अपने आप को सुल्तान कहलवाना पसंद करते थे। शिवाजी के राजनीतिक दर्शन में हिंदुत्व की पहली झलक यहीं से मिलती है। सेना को आम जनता को तंग ना करने का आदेश दिया इन्होंने। शिवाजी अपनी जनता का बहुत ख्याल रखते थे और उन्होंने अपनी सेना को सख्त आदेश दिया कि आम किसानों की धरती से बिना पैसे दिए कुछ भी ना लिया जाए। वैभव पुरंदे लिखते हैं कि अपनी सेना को शिवाजी के लिखित आदेश थे कि खेतों की एक घास तक को ना छुआ जाए और ताकत के बल पर अनाज का एक दाना भी ना उठाया जाए। जिन सैनिकों ने उनके आदेश की अवज्ञा करते हुए किसानों को तंग किया, उन्हें सजा भी दी गई। शिवाजी ने अपने नाम से पहले छत्रपति जुड़वाया। सन 1911 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने मॉडर्न रिव्यू में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने लिखा शिवाजी एक हिंदू साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। जवाहरलाल नेहरू ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में शिवाजी हिंदू राष्ट्र के पुनरुत्थान के प्रतीक थे। सेना में मुसलमानों को महत्वपूर्ण पद, लेकिन उनका हिंदू राज्य हिंदुओं और गैर हिंदुओं दोनों के लिए था। वैभव पुरंदे लिखते हैं उनकी सोच समावेशी थी, वो हिंदू और मुसलमानों को एक जैसा समझते थे। वो धर्म के आधार पर भेदभाव को घिनौना, अनैतिक और अस्वीकार मानते थे। उनकी सेना में मराठों, दूसरे हिंदुओं की तरह मुसलमानों को भी शामिल किया गया था। उनकी नौसेना के 2 आला अधिकारी दर्रा सारंग बेंतीजी और दौलत खां मुसलमान थे। उनके एक और आला सैनिक अफसर नूर बेग थे जो मुसलमान थे। सुरेंद्रनाथ सेन ने अपनी किताब द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ मराठाज में लिखा शिवाजी ने अपने सलाहकारों के विरोध के बावजूद 700 पठानों को अपनी सेना में शामिल किया और उनके सिर्फ एक सहयोगी गोमाजी नायक पंसाम्बल ने उनके इस फैसले का समर्थन किया था। शिवाजी के कटु आलोचक मुगलों के इतिहासकार खफी खान ने भी लिखित रूप से में स्वीकार किया कि शिवाजी ने अपने सैनिकों को निर्देश दिए थे कि वो जहां भी मुसलमानों का धर्म ग्रंथ कुरान पाएं उसका सबसे अधिक सम्मान करें। महिलाओं का सम्मान, सेतु माधव राव पगाड़ी अपनी किताब छत्रपति शिवाजी में लिखते हैं कि अपने शासन के हिंदू स्वरूप के बावजूद शिवाजी ने हमेशा धार्मिक सहिष्णुता की नीति का पालन किया। उन्होंने अपने सैनिकों और अनुयायियों को निर्देश दिए कि मुस्लिम महिलाओं और संतों का सम्मान करें। उन्होंने अपने क्षेत्र में पिछले शासकों द्वारा इमामों, मस्जिदों, मजारों को दिए जाने वाले अनुदान को जारी भी रखा। शिवाजी के बारे में एक कहानी पिछले थे कि एक बार उनके सेनापति आबाजी सोनदेव ने मुल्ला अहमद की आकर्षक पुत्रवधू को पकड़कर शिवाजी के पास पुणे भेजा था। जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि शिवाजी ने उस महिला से न सिर्फ माफी मांगी बल्कि उसे वापस उसके घर भिजवाया। चलते चलते शिवाजी ने उस महिला से कहा, काश मेरी मां भी आप जैसी सुंदर होती, तब मैं भी आपकी तरह आकर्षक दिखता। एक और लड़ाई में जिसका नेतृत्व शिवाजी खुद कर रहे थे, बीजापुर के किला प्रमुख के केसरी सिंह मारे गए। जब शिवाजी किले के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि केसरी सिंह की बुजुर्ग मां और उनके 2 बच्चे डर से थर-थर कांप रहे थे। शिवाजी ने उनकी मां के पैर छुए, उनको अपने सैनिकों की देखभाल में पालकी में उनके शहर देउल गांव भिजवाया। शिवाजी के आदेश पर केसरी सिंह और लड़ाई में मारे गए अन्य लोगों की अंत्येष्टि पूरी रीति रिवाज और सम्मान के साथ गई। औरंगजेब को दक्षिण में रहने के लिए किया मजबूर इन्होंने। ऊपरी तौर पर औरंगजेब ने शिवाजी के लिए चाहे कितने भी अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया हो, लेकिन उन्होंने शाइस्ता खां के लज्जित होने के बाद जयसिंह से स्वीकार किया कि हालात इतने गंभीर हो गए कि उन्हें खुद दक्षिण जाना पड़ेगा। आगरा से शिवाजी बच निकलने सूरत पर उनके दूसरे हमले और 23 किलों का पर दोबारा कब्जा किए जाने के बाद औरंगजेब के पास दक्षिण कूच करने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। 1674 में शिवाजी ने अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य का राजा घोषित किया। सिर्फ 50 साल की उम्र में शिवाजी का निधन हो गया, लेकिन इससे पहले उन्होंने औरंगजेब को मजबूर किया दक्षिण में अपने घटते हुए असर को दोबारा पाने के लिए वहां मार्च करें और पूरे 25 साल यानी अपनी मौत तक वापस उत्तर में अपनी राजधानी ना लौट सकें। तो ये कहानी है शिवाजी के पराक्रम की, साहस की।